वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो दिया जाता है इस लिमिट से। तो इफ़ f इज़ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट, देन द डेरिवेटिव ऑफ f एट z नॉट इज गिवन बाय दिस लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 fz प्लस डेल्टा z माइनस fz डिवाइडेड बाय डेल्टा z प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। तो इसका क्या मतलब है, ये देखने में बिल्कुल रियल एनालिसिस जैसा है। और अगर हम लोग इसे समझें तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई पॉइंट है z, इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं डेल्टा z, तो ये हो गया डेल्टा z, तो ये z है और ये हो गया z प्लस डेल्टा z। उसके बाद हम लोग फंक्शन का दोनों पॉइंट पे एवेल्यूएशन करते हैं, यानी fz निकालते हैं और z प्लस डेल्टा z निकालते हैं और इनके इमेज के बीच का डिफरेंस लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं डेल्टा z से और फिर हम लोग लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0। इसका जो डेफिनेशन है बिल्कुल रियल एनालिसिस के डेरिवेटिव के डेफिनेशन से इंस्पायर्ड है और फॉर्मूला वाइज ये बिल्कुल सिमिलर है। तो चलिए अब हम लोग इसकी मदद से एक फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इसे दिखाते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसे डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए हमें कौन सा लिमिट कैलकुलेट करना होगा, तो हमें कैलकुलेट करना होगा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, जो कि हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस जेड बार डिवाइड बाय डेल्टा जेड, और ये जेड बार कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा डेल्टा जेड बार डिवाइड बाय डेल्टा जेड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो इस फंक्शन एफ जेड का डेरिवेटिव होगा किसी पॉइंट पर, ये तब होगा जब ये लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करेगा, यानी ये जो रेशियो है इसका लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी पॉइंट z पर पहुंचने के अनगिनत रास्ते होते हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग दो पाथ का यूज़ करेंगे। एक पाथ जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, यानी इसमें x में चेंज होगा, और एक पाथ इसमें हम लोग y एक्सिस में चेंज करेंगे। यानी फर्स्ट केस में डेल्टा z जो होगा वो डेल्टा x के बराबर होगा, जबकि सेकेंड केस में डेल्टा z जो है वो i डेल्टा y, यानी चेंज इन y एक्सिस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा i डेल्टा y। तो हम लोग दो पाथ से इस पॉइंट पर प्रोसीड करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल पाथ और एक वर्टिकल पाथ। जब हम लोग z पॉइंट को x एक्सिस के अलोंग रीच करेंगे, यानी डेल्टा z गोज टू 0 अलोंग x एक्सिस, तब डेल्टा z किसके बराबर होगा, डेल्टा x के बराबर हो जाएगा। एंड इन दैट केस जो डेल्टा x का जो कॉन्जुगेट होता है वो चूंकि रियल नंबर है तो डेल्टा x ही होगा, एंड डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x इक्वल टू 1। तो इस केस में जब हम लोग हॉरिजॉन्टली उस पॉइंट z को रीच किए तो हमारा जो लिमिट आया वो आया 1। अब हम लोग इसे वर्टिकली रीच करने की कोशिश करते हैं, और सेकेंड केस में जब हम लोग डेल्टा z टेंड्स टू 0 करेंगे अलॉन्ग y एक्सिस, तो हम लोग डेल्टा z को लिखेंगे, एक्चुअली i डेल्टा y होगा। इन दैट केस द एबव लिमिट इज डेल्टा z कॉन्जुगेट बाय डेल्टा z इक्वल टू i डेल्टा y। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा माइनस i डेल्टा y, नीचे भी i डेल्टा y है, तो ये सारे कैंसिल होके हो जाएंगे -1। तो इस केस में जो लिमिट आया है वो आया है -1। बोथ केस में लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। तो यानी इस केस में किसी भी पॉइंट z पर इस फंक्शन का जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इसलिए द गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल भी हम लोगों ने अपने कैलकुलस कोर्स में देखा है कि x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो nx n-1 होता है। ये जो डेरिवेटिव है ये बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें जो वेरिएबल x है वो रियल ना होकर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे हम लोग z टू द पावर n से डिनोट कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे कि इसका भी डेरिवेटिव जो होगा वो हो जाएगा
एन जेड टू द पावर एन माइनस वन। तो इसके लिए भी हम लोग एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे जो कि होता है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड का। तो जब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो जेड प्लस डेल्टा जेड टू द पावर एन है, इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला ए प्लस बी टू द पावर एन का होता है वो होता है एन सी ज़ीरो ए पर पावर एन प्लस एन सी वन ए पर पावर एन प्लस वन बी प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म होगा एन सी एन बी पर पावर एन। तो जब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इस पार्ट को एक्सपेंड करेंगे तो वो इस तरह का होगा। और इसमें हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो लीडिंग टर्म है जेड टू द पावर एन ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जितने भी टर्म हैं सब में डेल्टा जेड का एक टर्म होगा। यहाँ देखिए डेल्टा जेड स्क्वायर डेल्टा जेड टू द पावर एन, और वो सारे पावर एक एक पावर जो है डेल्टा जेड से कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होगा वन और यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन। तो ये जो टर्म है पूरा ऊपर ये बराबर हो जाएगा इस टर्म के। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पहला टर्म है इसमें डेल्टा जेड नहीं है, लेकिन बाकी सारे टर्म में डेल्टा जेड का टर्म है। इसलिए जब हम लोग लिमिट लेंगे डेल्टा जेड टेंस टू ज़ीरो तो ये सारे टर्म जो हो जाएंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे और ये टर्म सर्वाइव करेगा। और आप देख सकते हैं कि लिमिट लेने के बाद सिर्फ ये टर्म सर्वाइव करेगा, इसलिए जो डेरिवेटिव होगा डी जेड टू द पावर एन बाई डी जेड इक्वल्स टू एन जेड एन माइनस वन। चूँकि डेरिवेटिव एक तरह का लिमिट है इसलिए ये भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट के कारण ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। और इस तरह का जो है फॉर्मूला हम लोग रियल एनालिसिस में देखे हैं। चूँकि एनालिटिकली ये जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का ये बिल्कुल रियल एनालिसिस जैसा है, इसलिए ये सारे जो फार्मूलाज हैं ये इसमें भी वैलिड रहेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला फार्मूला जो है, जब हम किसी फंक्शन को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेरिवेटिव बराबर होता है दैट इज स्केलर मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि दो फंक्शन के सम और डिफरेंस का डेरिवेटिव जो है उनके डेरिवेटिव का सम और डिफरेंस होता है। ये जो है ये प्रोडक्ट फार्मूला है, इसमें जो है हर फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी फंक्शन से प्रोडक्ट करते हैं। ये दो फंक्शन के कोशेंट का डेरिवेटिव है। और ये जो लास्ट है ये कॉम्पोजिशन का है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चेन रूल के नाम से जानते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि रियल एनालिसिस में होती हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी वैलिड हैं। अब हम लोग अपने जो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस देखा हम लोगों ने, उसकी मदद से हम लोग इस तरह कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग बिल्कुल रियल एनालिसिस की तरह करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। तो डी एफ बाय डी जेड इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हम लोग मानेंगे, एक्चुअल में इसे हम लोग कोई मान लेंगे y। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू जेड स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन टू द पावर 100 माइनस 199। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z। और हम लोग देख सकते हैं ये किस फॉर्म का है, ये g/h के फॉर्म का है। तो ये हो जाएगा, पहले हम लोग न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2z इंटू फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे जो कि 2z के बराबर होगा, उसे हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर माइनस वन, और लास्ट में हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। तो ये जो है ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। तो इस तरह हम लोग इस 5 प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं वन बाय वन। तो जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल कैसा फंक्शन है, तो एफ जेड इक्वल्स टू ए नॉट ए वन जेड डॉट 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 ए एन जेड टू द पावर एन, इस तरह का फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन में हम लोग देखें कि ये जो फंक्शन एक सिंपल एफ जेड इक्वल टू जेड, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने लास्ट में जो फॉर्मूला प्रूफ किया है उससे इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। और आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट से देखें कि हम लोग
z का सारा पावर बना सकते हैं, z इंटू जेड हो गया z स्क्वायर, इसी तरह z स्क्वायर डॉट z हो गया z क्यूब, और इसी तरह z टू द पावर n माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू z टू द पावर n हो जाएगा। तो z के सारे पावर एक्चुअल में दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है उसी फॉर्म का है। इसके बाद हम इस तरह के फंक्शन में यानी कि एफ जेड इक्वल्स टू जेड टू द पावर n में जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे यानी a जेड टू द पावर n, और इसका जब हम लोग सम लेंगे तो हमें पॉलिनॉमियल मिल जाता है। तो ये जो फंक्शन है ये पॉलिनॉमियल फंक्शन ये काफ़ी नाइस फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है वो इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है, इसके किसी भी पॉइंट पे कोई डेरिवेटिव का इशू नहीं है, और जो डिफरेंशिएशन है वो इस दोनों की मदद से बहुत आसानी से निकल जाता है। इसके बाद जो हम लोग अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं वो है रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन हम लोग जानते हैं वो किस तरह का होता है। तो ये होता है एफ जेड बाय जी जेड, और इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि जब दो फंक्शन कोसेंट में हो तब उसे किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तो पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करना तो हम लोग जानते ही हैं, और ये हो जाएगा एफ प्राइम जी माइनस एफ जी प्राइम डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो एफ के डेरिवेटिव और जी के डेरिवेटिव से मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने पर। इसमें बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फंक्शन जो है जहाँ जहाँ ये जो जी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो होगा वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जो है ऑल दोज पॉइंट्स जेड सच दैट जी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगी फंक्शन की सिंगुलैरिटी, यानी यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इस केस में जो हमारा जो रेशनल फंक्शन का जो डोमेन होगा उसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करें तो ये हो जाएगा सी माइनस दिस सेट एस। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस ऑल जेड सच दैट जी जेड इक्वल्स टू। अब हम लोग अपना थर्ड फंक्शन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e टू द पावर z, और इसे हम लोग लिखें z को अगर हम लोग लिखें x प्लस आई वाई के फॉर्म में तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर आई वाई, और इसे हम लोग लिख सकते हैं ऑयलर्स फार्मूला से cos y प्लस आई साइन y। इसके बाद ये हो जाएगा e टू द पावर x cos y प्लस आई e टू द पावर x साइन y। अब इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों को जो हमारा गिवन फंक्शन है f उसे समझना होगा कि जब फंक्शन u प्लस आई वी के फॉर्म का हो तब हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो जो हमारा लिमिट होता है f z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा z, उसे जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस u एक्स वाई माइनस आई टाइम्स v x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस v एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस आई टाइम्स डेल्टा y। अब देखिए अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि ये सारे डायरेक्शन से में एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट z पर हम किसी भी डायरेक्शन से रीच करें ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मान लीजिए इसे x डायरेक्शन से रीच करते हैं, तो उस केस में जो हमारा डेल्टा y हो जाएगा ये सारा डेल्टा y जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा y सारा जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा u x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस u एक्स वाई माइनस आई टाइम्स वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और अब हम लोग जब डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो लिमिट लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा यू एक्स प्लस आई टाइम्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है यू प्लस आई वी के फॉर्म में, तो इसका अगर हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस आई टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ये डेरिवेटिव के बराबर होगा।
अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको इसका डेरिवेटिव निकालने में मदद करेगा। तो जो गिवन फंक्शन e टू द पावर z है उसका u है ये पार्ट, और इसे जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x cos y, प्लस इस फंक्शन का भी जब हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और तो साइन y कांस्टेंट हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा e टू द पावर x साइन y, और फिर से हम लोग कॉमन लेकर यानी d बाय डी जेड इक्वल्स टू दिस, सो e टू द पावर x जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos y प्लस i साइन y, और इसे हम लोग फिर लिख सकते हैं e टू द पावर x e टू द पावर i y एंड e टू द पावर z। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की भी एक खासियत है जो कि रियल एक्सपोनेंशियल में भी था कि अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो सेम रह जाता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये है डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, इवन लॉग, वो सारे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब वो सारे फंक्शन भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएबल होंगे ड्यू टू द फैक्ट दैट e टू द पावर z इज डिफरेंशिएबल। इसके बाद हम लोग साइन कोसाइन फंक्शन देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो होता है e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड डिवाइड बाई 2i, और इस कारण से चूंकि हमारा जो फंक्शन e टू द पावर z डिफरेंशिएबल है, हम लोग इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इन सारे फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग साइन z का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग साइन z को डिफरेंशिएट करते हैं। तो d साइन z डिवाइडेड बाई डी जेड इक्वल्स टू d बाई डी जेड ऑफ e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय 2i। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, हम लोग रियल एनालिसिस में इसे एक्चुअली प्रूफ करते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव cos x है। यहाँ भी वो cos x आएगा, लेकिन यहाँ पे वो प्रूफ आपका काम नहीं देगा जो हम लोग रियल एनालिसिस में करते थे। डेफिनेशन का यूज़ करके हम लोग दिखाते थे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। चूंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में साइन x डिफाइंड अलग तरह से होता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना होगा उसे अलग तरीके से करना। तो चूंकि 2i कांस्टेंट है तो हम लोग लिखेंगे 1/2i d बाई डी जेड ऑफ e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड, और ये हो जाएगा 1/2i, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा i e टू द पावर आई जेड माइनस माइनस प्लस i e टू द पावर आई जेड, और आप लोग देख सकते हैं कि 1/2i और i कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड डिवाइड बाई 2, और हम लोग जानते हैं कि किसके बराबर होता है, तो ये cos z के बराबर होता है। एक कॉम्प्लेक्स साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे हम लोग इस तरह से प्रूफ करते हैं, ना कि जो इस तरह से हम लोग रियल एनालिसिस में प्रूफ करते हैं। इसी तरह हम लोग कोसाइन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि कोसाइन का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्चुअल में माइनस ऑफ साइन होता है। इसके बाद हम लोग टेन और कॉट फंक्शन देख सकते हैं। टेन और कॉट फंक्शन साइन बाय कॉस इस तरह से डिफाइंड होता है। तो जो टेन जेड होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन जेड डिवाइडेड बाय कॉस जेड। तो इसे जब हम लोग चूंकि हम लोग साइन जेड और कॉस जेड का डेरिवेटिव जानते हैं, तो हम लोग टेन जेड को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग साइन जेड का डिफ्रेंशिएशन लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस जेड इनटू कॉस जेड माइनस, उसके बाद हम लोग कॉस जेड का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो होता है माइनस साइन जेड, तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन जेड और इनटू साइन जेड डिवाइडेड बाय कॉस जेड का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया है, ऊपर हो गया हमारा साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय कॉस जेड का होल स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं इवन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस जेड का होल स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर जेड। तो टेन जेड का भी डेरिवेटिव क्या हो गया, हमारा यूजुअल सेक स्क्वायर जेड आया। इसी तरह आप लोग कॉट का निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ कॉमन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखे। साथ ही साथ हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि टेन और कॉट फंक्शन जो है सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड नहीं होता है। तो ये कहाँ डिफाइंड होगा, तो
तो 10 का जो डोमेन होगा C माइनस ऑल दोज पॉइंट्स Z सच दैट cos Z इक्वल्स टू 0। और इसे मैंने किसी वीडियो में बताया है, आप लोग देखें प्लेलिस्ट में ऊपर जाकर कि cos Z इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व। तो जो सॉल्यूशन आता है वो बिल्कुल सेम आता है और वो होता है Z इक्वल्स टू n पाई। सो द डोमेन ऑफ 10Z इज C माइनस वेयर n बिलोंग्स टू। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लास्ट में हम लोग एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटायर कॉम्प्लेक्स। तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि पॉलिनॉमियल हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, साइन एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10x में प्रॉब्लम है क्योंकि 10x साइन z डिवाइडेड बाय cos z के फॉर्म का होता है और cos z बहुत सारे पॉइंट्स पर 0 होता है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10। थैंक यू वेरी मच।